नमस्कार, मैं बाल मुकुंद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे। इससे पहले कि हम आज की क्लास को शुरू करें, ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि हर वह 3 सिलेक्शन जो भी यूपीएससी में हो रहा है बेटा, उनमें से एक जो है आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से है। अगर आईएएस बनना आपका ड्रीम है तो अनअकैडमी में अभी 25 अगस्त तक अप टू 50% का ऑफर चल रहा है। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरंभ और फाउंडेशन बैच जो है वो आपका 2024-25 के लिए 17 अगस्त से लाइव है, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आरंभ बैच फॉर आईएएस 2024 यह 25 अगस्त से लाइव होगा, इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच आपका आईएएस 2024 का यह 16 अगस्त से लाइव है, आप इसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी टेस्ट सीरीज 2024, इसमें आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वह मात्र 5,000 रुपए के आसपास, मतलब 4,999 रुपए में आपको लगभग 45 टेस्ट मिल जाएंगे। वहीं आपका जो मेंस सक्सेस टेस्ट सीरीज है यह 14,999 रुपए मात्र आपको इसमें लगाने हैं और आपको लगभग 30 टेस्ट इसमें मिलेंगे। अनअकैडमी सुपर कॉम्बैट टेस्ट योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन एक टेस्ट है, 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर आपको करने हैं। 27 अगस्त को 11 बजे सुबह। अगर फीस भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, आपको 0% ईएमआई पे सुविधा दी जाएगी। है वो है क्या, वैश्वीकरण का। आज हम वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये वैश्वीकरण होता क्या है, क्यों इसे हम लोग अमूमन आमतौर पर भी आम भाषा में भी वैश्वीकरण शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा वैश्वीकरण के बारे में पढ़ें आगे, पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जो है वह होता क्या है। वैश्वीकरण, ठीक है, तो देखो इसमें 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया है। पहला एग्जाम्पल आपका दिया है क्या कि एक व्यक्ति है, वह कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक, कॉल सेंटर में, और वो जैसे ही अपनी कॉल सेंटर में पहुंचता है, वहां पहुंचते ही उसकी भाषा बदल जाती है। वह जिन लोगों से फोन पर बात कर रहा होता है वह विदेश में रहते हैं, वह उनसे जिस भाषा में बात कर रहा रहता है वह विदेशी भाषा में बात करता है। साथ ही साथ उस कॉल सेंटर से रिलेटेड जो भी छुट्टियां होती थी वह उसको इंडिया के हिसाब से नहीं बल्कि विदेश में, जिस देश में वो ड्यूटी अपनी दे रहा है फ़ोन पे, उस देश की छुट्टियों के हिसाब से कॉल सेंटर में उसकी छुट्टी निर्धारित की जाती है। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वह यह दिया है कि एक व्यक्ति अपनी बच्ची के लिए उसके जन्मदिन पर गिफ्ट खरीदने के लिए जा रहा है, ठीक। इस बार उसने सोचा था कि अपनी बेटी को जन्मदिन पे हम क्या देंगे, एक साइकिल देंगे, एक ऐसी साइकिल जो मजबूत भी हो, देखने में भी अच्छी हो तथा सस्ती भी हो। और जब वह शॉपिंग मॉल पहुंचता है तो वहां पर उसे क्या दिखता है कि एक मेड इन चाइना नामक, चाइना मेड जिसे कहेंगे, एक साइकिल उसे पसंद आ जाती है और वह उस साइकिल को भारत में खरीद लेता है। वापस लौटते समय उसे एक गुड़िया भी दिखती है जिसे अमूमन हम लोग बार्बी डॉल कहते हैं। वह उस गुड़िया को भी उठा लेता है जो कि यूएस में बनी हुई थी। तीसरा जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो क्या है कि एक लड़की है जो कि
काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही अपने स्कूल वगैरह में भी काफ़ी टॉप करती है, अच्छा प्रदर्शन रहता है उसका स्कूल में भी, तो वो जो है उसको एक जॉब ऑफर होती है और वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसके घर में आज तक कोई भी लड़की, मतलब फीमेल, आज तक कभी भी किसी जॉब को नहीं की हुई थी। और चूंकि इस लड़की को ये लगता है कि ये उसके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए ये क्या करती है, उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। एक ऐसे जगह से आने वाली लड़की जिसके घर में किसी ने भी कभी भी जॉब नहीं की थी। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये एक प्रकार का क्या है, ग्लोबलाइजेशन का या वैश्वीकरण का नतीजा है। कैसे? पहले केस में बेटा हम लोग देखेंगे, जो ये वाला हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर सेवाओं का वैश्वीकरण हो रहा है। मतलब भारत में बैठा हुआ आदमी वह विदेश में फोन पर बात करके और अपनी जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वह विदेश में दे रहा है। ठीक है ना? तो दिस कैन बी कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक। दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि चाइना की और यूएस की बनी हुई चीज़ें हम भारत में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। मतलब भारत के शॉपिंग मॉल से जा कर के यूएस की हम बनी हुई बाबी डॉल या चाइना की बनी हुई वो साइकिल, वो बंदा भारत में खरीद रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी यानी कि इसे कहा जा सकता है वस्तुओं का वैश्वीकरण। मतलब यूएस की और चाइना की बनी हुई चीजें आकर के कहां पे बिक रही हैं, वो बिक रही हैं भारत के अंदर। ठीक। तीसरा हमने क्या देखा कि उस लड़की ने जो लड़की जो जॉब करती है या जो जॉब के लिए अप्लाई की है, जिसने जॉब को एक्सेप्ट किया है, वह उसके पूरे खानदान में पहली लड़की थी वो जिसने की जॉब किया। वरना इस प्रकार की वैल्यूज, इस प्रकार के जो कहते हैं ना कि मूल्य, ठीक है ना, इस प्रकार के वैल्यूज जो थे, इस प्रकार के मूल्यों का कभी भी उसके घर में ना किसी ने नौकरी की थी और ना ही कभी किसी ने सोचा होगा, लेकिन इस लड़की ने उसको किया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि मूल्यों का, विचारों का एक तरीके से कहिए वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन फिर है क्या? इतनी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो गया, फिर आखिर में ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर हम एक डेफिनेशन में बताएं बेटा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वह क्या है, ये फ्लो है। फ्लो मतलब क्या होता है, बहाव। कहते हैं ना बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो उसी हिसाब से ग्लोबलाइजेशन क्या है, बहाव है। किस चीज का? विचारों का, एक जगह से दूसरी जगह तक। दूसरा धन का, पैसे का, वस्तुओं का तथा लोगों का। जैसे हमने पहले में क्या देखा कि कमोडिटी, सेवाओं का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है भारत से बाहर की तरफ। वस्तुओं का, जैसे आप देखिए कि साइकिल हो गई, वो बाबी डॉल हो गई, ये सब है।
धन का हम आज के समय में देखते हैं कि बाहर से लोग यहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीआई जिसे कहा गया। विचारों का, जैसे ये लड़की जो थी, इसने देखा कि विदेश में लड़कियां काम कर रही हैं, तो ये विचार इसके भी मन में आया कि हाँ भाई हम भी काम करें, हम भी जॉब करें। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, लोगों का, जैसे हम देखते हैं कि भारत से कई लोग विदेश में, अमेरिका में जाकर के नौकरी करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन विचारों का, धनों का, वस्तुओं का तथा लोगों का क्या है? एक तरीके से हम कहेंगे बहाव है। ठीक, अब कुछ केसेस देखते हैं, कुछ जो हमारी एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ है वह यह देखते हैं कि फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। ठीक है, कुछ फसल खराब हो जाती है जिसकी वजह से वहां के जो कुछ किसान होते हैं वे क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इन किसानों ने क्या किया था कि एक विदेशी, एक बहुराष्ट्रीय, जिसे एमएनसी कहा जाता है, एक एमएनसी कंपनी से बहुत महंगे बीज खरीदे थे। ठीक है, यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। जैसे यूरोप में स्थित एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसे किसी भारतीय ने खरीद लिया, और जो इस कंपनी का मालिक था वह उसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। दूसरा केस है ये। तीसरा केस, अनेक खुदरा दुकानदारों को यह भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों को अपनी श्रृंखला खोल ली तो उनकी रोजी रोटी को खतरा हो जाएगा। ठीक है, मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे हैं कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली है। पश्चिमी परिधान पहनने वाले कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारी जो बातें हमने देखी हैं ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं हमारे वैश्वीकरण से। ठीक है ना, भारत की चीज़ें विदेशों में, विदेशों की एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके कुछ प्रोडक्ट भारत में। ठीक है, पश्चिमी परिधान यानी वेस्टर्न ड्रेस जो कॉलेज में छात्राएं पहन रही हैं उनको उग्रवादी संगठन धमकी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं विचारों का, मूल्यों का, और फिर क्या कहते हैं कि वस्तुओं का हम कहीं ना कहीं इधर से उधर वैश्विक स्तर पर आवागमन देख रहे हैं और उससे रिलेटेड दिक्कतों को भी हम देख रहे हैं। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे ये दिखा रहे हैं बेटा कि जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि जो वैश्वीकरण है यह हमेशा पॉजिटिव नहीं है। हमेशा क्या नहीं है? पॉजिटिव नहीं है, यानी इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कुछ लोगों का कहना है कि ये पॉजिटिव से ज्यादा ये निगेटिव प्रभाव डालते हैं। कहां पे? समाज के ऊपर। ठीक, तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल्स, कमोडिटीज, पीपल, मतलब विचारों का, धन का, वस्तुओं का तथा लोगों का क्या है? ये एक बहाव है। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है इसका, वह है क्या? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस।
यानी कि वैश्विक रूप पर जो आपस में एक दूसरे से जो जुड़ाव हुआ है, यही इस ग्लोबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि सारे देश एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर क्या ऐसा कारण था, कारण क्या था, कॉजेस क्या क्या थे इस ग्लोबलाइजेशन को बढ़ने के लिए, इस ग्लोबलाइजेशन के, इस वैश्वीकरण का जो बढ़ने का कारण था वह क्या था। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा जो फैक्टर था, जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण में हमें वृद्धि देखने को मिली, वह था क्या, टेक्नोलॉजी का, यानी कि तकनीक। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे टेलीग्राफ का आविष्कार, टेलीफोन यानी टेलीकॉम का आविष्कार, इंटरनेट का आविष्कार। तो ये जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में जो जो विकास हुए, ये सबसे अहम रोल प्ले करते हैं वैश्वीकरण के अंदर। आज के समय में आप जान रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर किसी भी चीज का कितना ज्यादा सर्कुलेशन हो जाता है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक कितनी आसानी से पहुंच जाती है, और उसका लोगों के विचारों पर कैसा प्रभाव भी पड़ता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी से होने वाले ग्लोबलाइजेशन का अगर हम देखें तो वो हम देखेंगे कहां, वो हम देखेंगे सीमा हैदर के केस में। सीमा हैदर जो थी बेटा, ये पबजी खेलते हुए भारत चली आई। तो इनका ग्लोबलाइजेशन का ही ये एक इफेक्ट था कि सीमा हैदर जैसा केस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं, जो भी ग्लोबलाइजेशन के जो भी प्रभाव हैं, इनका मुख्य रूप से किसी भी देश के ऊपर 3 आयामों में प्रभाव पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है, यह 3 आयामों में हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये बहुआयामी होता है, लेकिन मुख्य रूप से ग्लोबलाइजेशन को हम 3 आयामों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक है कि इसका पॉलिटिकल प्रभाव क्या है, दूसरा है इसका इकोनॉमिकल प्रभाव क्या है, यानी कि आर्थिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, और तीसरा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कल्चरल प्रभाव इसका क्या है, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन के मुख्य रूप से हम ये 3 प्रभाव पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा, यही जनार्दन का कॉल सेंटर में काम करता है, ये वाली सारी बातें हमने यहां पर देख ली। ठीक है, जो हमने आपको 3 एग्जाम्पल शुरू में दिए हैं। ठीक, वैश्वीकरण का कारण भी हमने देख लिया, क्या था, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो थी यह एक सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले की थी वैश्वीकरण होने में। अब हम देखते हैं बेटा कुछ राजनैतिक प्रभाव। ठीक है ना, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो एक संवाद हमेशा चलता है, डिबेट जो चलती है वह होती है क्या, कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की क्या प्रभाव होगा राजनीति के ऊपर। ठीक, किस प्रकार जो वैश्वीकरण है वह किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को
किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करता है। वैश्वीकरण, हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो एक आम धारणा यह है कि ग्लोबलाइजेशन जो है बेटा, वो क्या करता है, वो राज्य की क्षमता को घटाता है। ठीक, कैसे? तो कहा जाता है कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद हम क्या देखेंगे कि जो राज्य का काम है वो घट करके कुछ चुनिंदा सेक्टर में, कुछ चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्रों में ही सीमित होकर के रह जा रहा है। जैसे हम क्या देखेंगे कि राज्य का काम शासन व्यवस्था बनाना या कानून व्यवस्था बनाना, जनता को सुरक्षा देना, इन्हीं चुनिंदा कामों में सीमित होकर रह गया है राज्य, जब से वैश्वीकरण आया है। ठीक है, कैसे? अब ये बात कैसे कि देखो राज्य का काम क्या है। हमारे यहां ही अगर हम बात करें तो जैसे मान लो इंडियन रेलवे है, ठीक है, तो इंडियन रेलवे सरकारी है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या होगा, मान लो कल को ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो हैं वो विदेशों में चल रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी वैसी रेलवे का सिस्टम हो, उस प्रकार की प्रणाली हमारे यहाँ भी मौजूद हो, लेकिन हमारे यहाँ सरकार उस काम को नहीं कर सकती है। ऐसी अगर कोई कंडीशन हो कि हमारे यहाँ जो सरकार है वह इस कैपेबल ना हो कि वह उन कार्यों को कर पाए, तो निश्चित रूप से वह बाहर की उन कंपनियों से कहेगी कि आप आइए हमारे यहाँ रेलवे चलाइए और आप जो भी प्रॉफिट हो अपना लीजिए, बाकी हमको जो हमारे हिस्से का है दीजिए। तो जिस गवर्नमेंट का काम पहले ट्रेन चलवाना था, वह अब ट्रेन कौन चलवा रहे हैं? प्राइवेट या बाहर की कंपनियां। तो गवर्नमेंट का काम घट रहा है और वह केवल कहां तक सीमित होता जा रहा है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और सिक्योरिटी देना जनता को। तो गवर्नमेंट अपने ज्यादातर कार्यों को क्या कर रही है, या राज्य जो है वह अपने ज्यादातर कामों को कम कर रहा है और कुछ केंद्रीय कार्यों में ही अपने आप को सीमित करके रख रहा है, जिसे कि जैसे हम कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी मेंटेन करने का। ठीक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो राज्य है हमारा वह किस पर काम करता है? वेलफेयर स्टेट पे। वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याण, एक राज्य कल्याण जिसमें कि सबका कल्याण हो, इस प्रकार का हम एक राज्य बनाना चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। ठीक, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, कल्याणकारी राज्य होने की जगह जो वास्तव रूप में मूल्य हैं वो बदल रहे हैं। अब राज्य कैसा होगा यह वहां की मार्केट यानी कि बाजार द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। यानी कि मार्केट बिकम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रायोरिटी। मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या अनिवार्य है यह अब सरकार नहीं बताएगी, यह अब कौन बता रहा है? मार्केट बता रहा है। ठीक है, हमें यह भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे जैसे इनकी वृद्धि हुई है वैसे वैसे राज्य या सरकार के द्वारा डिसीजन जो लिया जाएगा एक किसी भी क्षेत्र में वह कम हो रहा है। क्यों?
क्योंकि अब ज्यादातर चूंकि बाजार चीजों को नियंत्रण कर रहा है कि भाई किस प्रकार की आर्थिक जरूरत या सामाजिक जरूरत क्या है, ये अब बाजार बता रहा है, ये अब सरकार नहीं बता रही है। जैसे सभी लोगों ने आज के समय में, सबको देखोगे सब लोग पेटीएम यूज करते हैं या कोई भी मतलब पैसा ट्रांसफर करने के लिए किसी भी ऐप का प्रयोग करें। तो सरकार ने खाली उसको ला दिया, लेकिन उसकी जो डिमांड बनी वो किससे बनी? वह बनी मार्केट से। तो जितनी भी आर्थिक तथा सामाजिक जो भी चीजों की प्रायोरिटी है, यह अब सरकार नहीं सेट कर रही है। सरकार नहीं बना रही है कि हमारी प्राथमिकता यह है कि हम पहले पेटीएम चलाएं। ये मार्केट डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से सरकार की जो क्षमता है वह कम हुई है, या सरकार का जो लोक कल्याणवादी राज्य बनाने की बात हो रही है उस प्रकार में कोई रोक आ रही हो, ऐसा भी नहीं है उस प्रकार के राज्य को बनने में। बल्कि गवर्नमेंट का काम चूंकि कम हो करके अगर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर बनाने का है, माने बनाए रखने का है, तो एक तरीके से ये क्या है, ये सरकार के लिए भी अच्छा है कि अननेसेसरी जो बर्डन है सरकार के ऊपर वह कम हो रहा है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, साथ ही साथ चूंकि ग्लोबलाइजेशन अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर के आता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का राजनीति के ऊपर पॉजिटिव भी इफेक्ट है और निगेटिव भी इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि टेक्नोलॉजी आने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना आसान हो जाएगा। ठीक, सरकार के पास फालतू की चीजों से ध्यान हटा करके वाकई में कुछ अच्छी अच्छी चीजों को करने के लिए समय रहेगा। निगेटिव में अगर हम बात करें तो अब जो मार्केट है वो डिसाइड करेगी कि क्या प्रायोरिटी है, क्या प्राथमिकता है, न कि सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से या उनकी संख्या में वृद्धि से हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट अब अपने अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है, उसको एमएनसीज वगैरह के भी बातों को सुनना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले। तो ये था आपका क्या, ये था आपका राजनीतिक प्रभाव। ठीक, दूसरा हम देखेंगे क्या, अब आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव में क्या होगा बेटा, आर्थिक प्रभाव में हम जैसे ही आर्थिक प्रभाव की बात आएगी सामने, तो सबसे पहले हमारे सामने रोल किसका आएगा, आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का। ठीक, हम देखते हैं क्या कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ किस तरीके से किसी भी देश की जो भी आर्थिक नीतियां होती हैं, किसी भी देश की जो भी आर्थिक नीतियां होती हैं उनको आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ किस प्रकार प्रभावित करता है, ये हम देखते हैं। ठीक, यहीं पर बात होती है कि फिर ये क्या है, ये है आर्थिक वैश्वीकरण। तो ये आया कि अब आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे कि आर्थिक वैश्वीकरण होने की वजह से, आर्थिक वैश्वीकरण होने की वजह से जो
आपका इकोनॉमी है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें फ्लो यानी कि जो उसके अंदर जो बहाव हो रहा है वो क्या हो रहा है, वह बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि बाहर से बहुत सारे पैसे जो थे वो हमारे यहां आते हैं। बहुत सारे देश अगर हमसे ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर आर्थिक वैश्वीकरण हुआ है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बैठा हुआ है ऊपर। बहुत सारे जो कंट्रीज थी, जैसे हम ही थे 1990 के पहले, क्या था कि हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी, एक बंद अर्थव्यवस्था बना करके रखा हुआ था, जहां पर कि हम बाहर से किन्हीं भी चीजों को आयात नहीं करते थे। लेकिन कहीं कहीं पर अपने मन से और कहीं कहीं फोर्सफुली हम ये देखें कि हमने क्या किया, बाहर से वस्तुओं को अंदर आने का मौका दिया। ठीक, हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार से विचारों का विस्तार हुआ, आइडियाज का। सोशल मीडिया के ऊपर बैठे और अपने विचारों को तुरंत फेसबुक पर लिख दिया और सब, जैसा कि हमने वो टूल किट वाला केस देखा था पर्यावरण को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से विचारों का विस्तार हो रहा है इस वैश्वीकरण के अंदर, इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर, उस तरीके से लोगों का भी लोग जो हैं उनका बहाव या उनका फ्लो हमें नहीं देखने को मिलता है एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि जैसे हम बात करेंगे तो अमेरिका वगैरह जैसे जो देश हैं, ये क्या करते हैं, ये वीजा का रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वीजा रेस्ट्रिक्शन, समझ रहे हो? ये लोगों को अपने यहां आने से रोकते हैं ताकि हम लोग वहां पहुंच करके और उनकी नौकरी को खा न जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ नियम एक जगह अगर सही से काम कर गए तो वह सारी जगह सही से काम करेंगे, नहीं। हर देश की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग डिमांड है, और जरूरी नहीं है कि जो एक नियम एक जगह लागू हो गया वह दूसरी जगह लागू हो जाए। ठीक, और इसीलिए हम देखेंगे क्या कि जो आर्थिक वैश्वीकरण की बात हुई थी, आर्थिक वैश्वीकरण ने क्या हुआ कि बहुत जगह पर विचारों में अलगाववाद देखा। कुछ ऐसे थे जो आर्थिक वैश्वीकरण को सही मानते थे, कुछ ऐसे थे जो आर्थिक वैश्वीकरण को खराब मानते थे। ठीक है, कुछ का कहना यह था कि अगर आर्थिक वैश्वीकरण रहेगा तो हमें यह देखना, एक सेकेंड होल्ड करना बेटा। ठीक है, यहां तक अब एकदम क्लियर है सब कोई को? ठीक, अब जैसे कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर आर्थिक वैश्वीकरण हो रहा है इसका मतलब यह है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह हमारे देश में चली आएंगी और आर्थिक
वैश्वीकरण की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि जो राज्य का जो कर्तव्य है या कहिए राज्य के जो काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, वह कम होगा। द रोल ऑफ स्टेट डिक्रीजेस। अगर राज्य का ही रोल कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो एमएनसी या जो प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं बाहर से, इनका एक उद्देश्य रहेगा, वो होगा प्रॉफिट बनाना, जिससे कि गरीबों का हनन होगा, उनके अधिकारों का। गरीब गरीब रह जाएगा और जो पूरा का पूरा फायदा है वह एक छोटा तबका जो है वह उठाएगा। तो कुछ लोग जो थे, जो ग्लोबलाइजेशन, जो आर्थिक कमियां थी, उनके बारे में ये बात बताए, आर्थिक वैश्वीकरण की जो कमियां थी। पर कुछ लोगों का ये कहना था, जो उसके फायदे में बात कर रहे थे, कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से गरीबी और बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास, इसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, आर्थिक विकास में क्या मिलेगा? हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें और क्या मिलेगा? हमें वेलबींग ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन या ग्रेटर पॉपुलेशन, यानी कि भारी मात्रा में जनता को इससे फायदा भी पहुंचेगा। जैसा कि हम कह सकते हैं कि कोविड के समय में हमने देखा कि जितने भी देश थे वह एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से हमने देखा कि किस प्रकार वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे का भला कर रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर आर्थिक वैश्वीकरण हो रहा है तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए नए खोज, नई नई मशीनें ये बनने से क्या होगा कि इससे आर्थिक विकास तो होगा ही, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे एक ज़्यादा फायदा जो है वह लोगों को मिलेगा। अब आते हैं सांस्कृतिक प्रभाव पे। तो अब सांस्कृतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो वहां कहा गया है कि वैश्वीकरण का सबसे बड़ा ये खतरा है कि ये संस्कृति को खतरा कर देगा। मतलब वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जो खतरा है वह क्या है कि यह संस्कृति को खत्म करेगा। कई लोगों को यह डर होता है कि कहीं बाहरी कुछ परंपराएं हम जो एडॉप्ट कर लें जो हमें नहीं है पसंद। जैसे हमें पता है कि गांव के आज भी लोग जो गांव पे रहते हैं वहां पर महिलाओं को बिना घूंघट के बाहर निकलना मना है, और अगर उस गांव में कहीं कोई दिल्ली या और बड़ी बॉम्बे उम्बे से अगर कोई बहू आ गई तो पूरा गांव परेशान हो जाएगा कि अरे ये घूंघट की जगह ये जीन्स पहन के जा रही है, हमारे संस्कृति को खतरा है इससे, है ना। तो कई लोगों को क्या होता है, ये लगता है कि ग्लोबलाइजेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों की संस्कृति को खतरा होगा। लेकिन जो लोग इस ग्लोबलाइजेशन का यानी वैश्वीकरण का जो लोग फेवर करते हैं वह कहते हैं क्या कि इससे एक ग्लोबल कल्चर बनेगा, यानी वैश्विक संस्कृति। सब लोग एक प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो तुम ग्लोबल कल्चर की बात कर रहे हो ये ग्लोबल कल्चर नहीं है, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति का थोपना है। ये पाश्चात्य संस्कृति को थोपना।
मतलब आप ग्लोबल कल्चर नहीं बना रहे हैं, आप जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ऐसा कुछ वर्गों का कहना है। जैसे उनका यह कहना है कि आप मैकडॉनल्ड लेकर के आ गए और हमारे यहां के लोगों का क्या किया, खाने पीने का तरीका बदल दिया। ठीक, अब लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। अब आज के समय में पार्टी का मतलब क्या हो गया, अब आज के समय में पार्टी करने का मतलब ये हो गया कि आप डोमिनोज का पिज्जा मंगवाते हैं और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेंगे। तो इससे हमारा जो खान पान, जो चूंकि कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हमारा भोजन भी तो है ना। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड वगैरह ये सब विदेशी आइटम है, आप हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, हमारे खाने पीने के तरीकों को बदल रहे हैं। हमारे आप जीन्स लेकर के आ गए, अब सब जीन्स पहन रहे हैं और धोती जो थी वह अब कोई नहीं पहन रहा है। तो जो लोग ग्लोबल कल्चर का फेवर करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है ना कि मसाला डोसा और पिज्जा का या बर्गर का कोई लेना देना नहीं है। जिसको मन करेगा बर्गर खाएगा, जिसको मन करेगा मसाला डोसा खाएगा, इन दोनों की कोई तुलना है ही नहीं। और जहां तक बात रही जीन्स की, तो जीन्स को अगर खादी के कुर्ते के साथ पहने, खादी के कुर्ते के साथ अगर हम पहनेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये और शानदार लगता है देखने को। तो इस प्रकार की बहुत सारी संस्कृति को लेकर के भी बातें चलती रहती हैं कि आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, थोपने जैसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं भारत और वैश्वीकरण में। ठीक है, तो भारत और वैश्वीकरण की बात अगर हम करें तो हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण का इतिहास की विभिन्न कला विधियों से पहले भी हो चुका। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास पर जो है वह कई सदियों का है। हम देखेंगे क्या कि औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। ठीक, आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय हम खुद सामान बनाएंगे। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। मतलब हमने ये डिसाइड किया कि जब अंग्रेज चले गए तो हम लोगों को ये लगा कि यार इन लोग हमसे कच्चा माल ले जाते थे, अपने देश में उसको फाइनल बनवाते थे और फिर ले आकर के हम ही को बेच देते थे, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। इसीलिए हमने क्या किया कि आजादी के तुरंत बाद हमने निर्यात, आयात सब पर रोक लगाया। हमने निर्यात पर क्या किया, हमने निर्यात पर रोक लगाया और यह बात कही कि हम जो है चीजों को खुद अपने यहां बनाएंगे। ठीक, अब ये जो संरक्षणवाद की आइडियोलॉजी लेकर के हम आए, इससे बहुत सारी दिक्कतें भी पैदा हुई। क्यों? क्योंकि हमने जब बाहर से चीजों को आने से मना कर दिया तो बाहर से टेक्नोलॉजी भी नहीं आई। इसके कारण हमारी ग्रोथ कम हो गई। तो कुछ क्षेत्रों में तो तरक्की हुई, लेकिन कुछ जरूरी क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं गया जितने के वो हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की जो दर थी वह धीमी रही। 1991 के वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंचाई दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई।
इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गईं। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। यह कहना जल्दीबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कुछ कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदे में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। तो हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमने जो अपनी इकोनॉमी को आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने के लिए हम लोगों ने जो जो सुधार किए वे सही साबित हैं क्योंकि हमारी आज ग्रोथ अच्छी है। नहीं, आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि इस ग्रोथ का फायदा पूरी जनता को मिल रहा है कि नहीं। अगर हम वैश्वीकरण की प्रतिरोध की बात करें तो इसके कुछ कुछ जो प्रतिरोध के कारण थे वह था क्या कि क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पहला कि इससे राज्य कमजोर हो रहा है। राज्य क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। आपको पता है केवल लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। दूसरी तरफ यह डर है कि राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक इन तीनों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम बहुत सारे एंटी ग्लोबलाइजेशन, ठीक, यानी हम क्या देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे भी क्या कहते हैं कि मौके देखे हैं जहां पर कि जो वैश्वीकरण के विरोध में बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे हैं और वो भी कहां किए जाते हैं, वो भी उन्हीं मंचों पर किए जाते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। जैसे कि फेसबुक क्यों बना? फेसबुक ग्लोबलाइजेशन की वजह से बना। लेकिन हम ये देखेंगे विडंबना क्या है कि हम उस ग्लोबलाइजेशन की जो बुराई है वो भी उसी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा प्रदान किए हुए मंच पर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं क्या कि बहुत लोग जो हैं वह वैश्वीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। वैश्वीकरण का विरोध नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी नीतियां जो कि वैश्वीकरण में हैं उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। तो मतलब पूर्णतः वैश्वीकरण का विरोध नहीं किया जाएगा। वैश्वीकरण की कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनका कि विरोध करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं क्या कि 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन सियाटल के मंच पर हम जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थीं, यानी कि विकासशील देश थे, उन्होंने विकसित देशों के गलत जो व्यापार तरीके थे उनका विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से मतलब हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन अगर अपने साथ कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें लाता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। जैसे कि आप वो देख रहे हैं कि पेप्सी के बगल में, जो पेप्सी का इतना अच्छा प्रचार किया जा रहा है, उसके बगल में एक व्यक्ति बैठ करके उसका विरोध कर रहा है। चीनी चावल आटा का जापानी व्यापार देख रहे हैं। फिर नीचे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल बाजार का लोकल चेहरा, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, मैकरेबिया मील हो गया है। मैकडोनाल्ड जो था मील, वो क्या हो गया है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैक अरेबिया मील हो गया है। तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको एक देसी लुक दिया जा रहा है। तो वैश्वीकरण की अपनी कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ कुछ निगेटिव्स भी हैं। मैंने आपके सामने दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों विषयों पर चर्चा कर दी जो कि एनसीईआरटी की किताब में आपकी की हुई है। आगे जो भी आपको विचार बनाना है ये आपका विचार होगा। इसी के साथ हम अपने इस
चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।